राजस्थान में चुनाव को मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं और ऐसे में अभी सभी सियासी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। किसी को सर्वे में आगे दिखाया जा रहा है, किसी को सर्वे में पीछे, और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, लेकिन वो 2 अगस्त के लिए बंद हो गया है, स्थगित हो गया है। अब राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उस पे तो चर्चाएं होती रही हैं लगातार, लेकिन अब इसी बीच में एक लाल डायरी आ गई है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी चर्चा तेजी से होने लगी है, क्योंकि संगठन पूरी तरह से कांग्रेस ने अपना पूरा कर लिया है। सभी ब्लॉक पर, जिला में, और जो भी संगठन है, महासचिव, अध्यक्ष सब बन चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वसडी लोकेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है वीपी लाइव पर। नमस्कार। जो राजस्थान में गर्माहट है पॉलिटिकल, उसको तो आप भाप रहे होंगे। बिल्कुल भाप रहे हैं और ये समय आ गया। अगर चुनाव से 3-4 महीने पहले गर्माहट नहीं होगी तो कब होगी? बिल्कुल आखिरी समय है जब सभी राजनीतिक दल चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक जो ढांचा है उसको भी मजबूत कर लिया है। जहाँ जहाँ भी कमियां थी, जहाँ नियुक्तियां होनी थी, वो तमाम एक्सरसाइज हमारे आला कमान रंधावा जी और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डोटासरा जी, सभी ने मिलकर उसको पूरा कर लिया है। अब पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिनको हम आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा कि पिछले महीनों यहाँ महंगाई राहत शिविर लगाए गए और ये कहना चाहता हूँ मैं कि इस पूरे देश में एकमात्र राज्य ऐसा है, आपने आज तक ना तो सुना होगा ना कहीं पढ़ा होगा कि कोई राज्य अपने प्रदेश के नागरिकों को गारंटी के साथ राहत देता हो। एकमात्र प्रदेश है राजस्थान जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार अपने नागरिकों को गारंटी के साथ राहत दी जा रही है। पिछले महंगाई राहत शिविरों में लगभग 1,70,00,000 परिवारों को 7.5 करोड़ से ज़्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के नागरिकों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने की जो मंशा है, ऐसे व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत। तो हमारी यूएसपी हमारा कामकाज, हमारी योजनाएं, हमारी उपलब्धि और हमारे फैसले हैं, जिन्हें लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम इस काम को पूरी तरह से करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सरकार की वापसी को रोक पाए। अब आप चूंकि मुख्यमंत्री के वसडी हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि बीकानेर से आपका रिलेशन हो गया है, आप जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि आप कोई ऐसी सुरक्षित सीट खोज रहे हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही या सीकर, जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाके हों। हालांकि बीकानेर भी जहाँ आप जा रहे थे वहाँ भी ब्राह्मण ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थे वोटर्स में। तो इस पर क्या चर्चा, चूँकि आप कह रहे हैं कि वो तैयारी पूरी है, तो अब आपकी क्या तैयारी है? मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे इस बात का फ़क्र है कि प्रदेशवासी मुझे इतना स्नेह करते हैं। ये बात ठीक है कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जहाँ भी मेरे शुभचिंतक हैं, वो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। लेकिन आपने एक बात कही कि आप राजसमंद, आप भीलवाड़ा यहाँ भी जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ और मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, युवा संवाद कार्यक्रम। उस युवा संवाद कार्यक्रम के तहत मैंने 25 जिले अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और उन 25 जिलों के साथ-साथ लगभग 107 विधानसभा क्षेत्रों को मैं कवर कर चुका हूँ। तो मैं पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ और मेरे युवा साथियों को इस बात के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अब समय आ गया है, कमर कस लीजिए, अग्रेसिव तरीके से हमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता के बीच में पहुँचना है और अपनी सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाना है। अगर ये काम हमने समय रहते कर लिया तो निश्चित रूप से कोई ताकत हमें वापसी से नहीं रोक पाएगी। तो ये मेरा एक निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम है जिसको लेके कि मैं पूरे प्रदेश भर में जा रहा हूँ। संवाद आप डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन एक डायरी आ गई है। डायरी तो आपको पता ही है डिजिटल नहीं है वो। डिजिटल होती तो प्रकाशित हो गई होती, लोगों के पास होती। आपका क्या कहना लोकेश जी? पूरे भारत की मीडिया उस डायरी के पीछे पड़ी हुई है, नेता यहाँ के पूछ रहे हैं, जनता भी पूछ रही है अब फिलहाल कि डायरी में क्या है। आपको क्या लगता है, कोई डायरी है क्या ऐसी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति उस डायरी का नाम ले रहा है,
वो क्या है इसकी वास्तविकता तो डायरी के बारे में बात करने वाला और जिससे संबंधित वो डायरी बताई जा रही है वही बता सकता है। वो दोनों ही अधिकृत हैं वास्तविक रूप में, कि जो ये कह रहा है कि मेरे पास डायरी है और डायरी में तमाम तरह के अलग अलग जो बातें बताई जा रही हैं कि ऐसा था वैसा था, इस बात की जो कह सकते हैं ना पुष्टि करने का काम वो जो डायरी को लेके घूम रहे हैं, जिनके पास डायरी बताई जा रही है वो कर सकते हैं, या जिनसे संबंधित बताई जा रही है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ झूठ को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता और सच को दबाया नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द प्रदेश की जनता के सामने सच होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी सत्यता भी इस प्रदेश की जनता को समझ में आ जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि लाल डायरी ही नहीं, नीली है, पीली है और हरी, करें भी और डायरियाँ हैं। चूँकि आप सरकार के ओएसडी हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, राजस्थान में लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, क्या इसमें कोई वास्तविकता है डायरियों की? जिस तरह से बीजेपी लगातार डायरियों की चर्चा कर रही है, आपके खुद सरकार में मंत्री रघुला जी कर रहे हैं। देखिए, ये जो नीली पीली हरी गुलाबी की बातें करने वाले कपोल कल्पित तरीके से, मुझे लगता है उन लोगों को किसी तरीके की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इस प्रदेश में, जहां एक और केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश की भाजपा इकाई पर भरोसा नहीं कर रहा, जहां एक और केंद्रीय नेतृत्व स्वयं कमान हाथ में लेना चाहता है, जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी लगातार दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में दौरे बना रहे हैं। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और मात्र आरोपों की राजनीति कर रही है, क्योंकि आरोप लगाने के अलावा उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। पिछले 4.5 वर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई हो तो मुझे कोई बताएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा, कल 25 एमपीज ने जो इस प्रदेश से चुने हुए हैं, उन 25 की संख्या में से बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर स्थिति ठीक नहीं है और हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ने उन चुने हुए एमपीज पे भरोसा किया था, तो क्या उन चुने हुए एमपीज का ये दायित्व नहीं बनता था कि प्रदेश के हितों के लिए तो दिल्ली में आवाज उठाते? आज तक संसद में एक भी सांसद ने इस प्रदेश की भलाई के लिए, आप देखिए हम ईआरसीपी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी जो भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री थी उसकी बात कर रहे हैं, हम आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सांसद ने इन पिछले 4 वर्षों में, जब से वो इस प्रदेश से चुन के गए हैं, आज तक राजस्थान के हितों की बात नहीं की। कल अचानक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब चूंकि चुनाव है, अपनी पार्टी को किसी न किसी रूप में जिंदा रखने के लिए या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर प्रदेश की और सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मणिपुर जैसी हिंसात्मक घटनाओं से राजस्थान को कंपेयर करना, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, मणिपुर की जो घटनाएं हैं पिछले 3 महीने से पूरा देश देख रहा है। मैं तो चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि एक भी सांसद ये बता दे कि राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई या वो आरोप लगाते हैं, क्या कोई भी घटना ऐसी गिना सकते हैं कि जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो या जिस पे प्रदेश की सरकार ने संवेदनशील तरीके से कार्रवाई नहीं की हो? तो घटनाएं होना और घटनाओं पे कार्रवाई होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। घटनाएं हो जाती हैं, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है और राजस्थान की सरकार उन पे कार्रवाई करती है। लेकिन चूंकि मणिपुर की घटनाओं को दबाना है, एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का ये है कि देश की जनता आंदोलित नहीं हो जाए, देश की जनता इतने आक्रोश में नहीं हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर से नामो निशान खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाए रखने के लिए ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, तरह तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अब उनका स्थान नहीं है। आपने बात की गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, वो यहाँ से सांसद हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अपनी ही पार्टी के एक नेता को ये कहते पाए गए थे कि मैं 46,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए दिलवा दूंगा, आप सरकार ला दो, हम सब कुछ कर देंगे। यानी प्रदेश की जनता के वो जिले जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, पानी के लिए मांग कर रहे हैं,
उनकी सहायता की जा सकती है, काम संभव है लेकिन करना नहीं चाहते, कहते हैं सरकार ला दो हम सब कर देंगे। तो इनकी मंशा आप देख लीजिए ना कि मंशा इनकी कितनी गलत तरीके की है। ये उस अपवित्र मंशा के साथ अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका ना तो लोकतंत्र में भरोसा हो, जो ना सच्चाई के साथ आगे चल सकते हो, मुझे लगता है जनता अब उनको आगे सहयोग नहीं करने वाली और इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कब आ जाएंगे फील्ड में, क्या उम्मीद है, कब तक संभावना है? मुख्यमंत्री जी चोटिल होने के बावजूद मुख्यमंत्री निवास से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। आपने देखे कि पिछली 2-3 कार्यक्रम जिसमें एक तो लाभार्थी जो पालनहार योजना से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, उनके लिए कार्यक्रम किया गया। 147 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई। उसके बाद एक कार्यक्रम किया गया जिसमें 50 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं पेंशन योजना से, उनके खातों में 1000 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र की गई। और जो भी ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीधे तौर पर जनता से जुड़ने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास से डिजिटल माध्यमों से या वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अतिशीघ्र मुझे ये उम्मीद है कि वो स्वस्थ होंगे, उनके पैर की जो चोट है वो जल्दी ठीक होगी और बहुत जल्द आम जनता के बीच में वो दौरे करते हुए पाए जाएंगे। और हमारे पूरे संगठन के साथ हम बहुत मजबूती के साथ तैयार हैं प्रदेश में आने वाले चुनावों के लिए। लोकेश जी, कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि 5-7 योजनाएं आपकी थी, अब लगभग सारी बड़ी योजनाएं आप लोगों ने कर दिया। कर्नाटक, गुजरात और एक और राज्य है आंध्र प्रदेश के अलावा, आपने राकोका लाया, यहाँ पर आपने गिग वालों के लिए लाया। अब आपके पास बहुत सारी, आपकी सरकार के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर आप लेकर के जा सकते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक क्या है, उसमें से सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप कह रहे हैं कि ये पूरा चेंज कर देंगी? मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन को जो छूने वाले जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनमें 2 विषय ऐसे हैं जो आपसे, मुझसे और हर आम व्यक्ति से जुड़े हैं, चिकित्सा और शिक्षा। हमने हर बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और हमने शासन किया है, तो आपने देखा होगा कि चिकित्सा और शिक्षा को लेके उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, उपयोग किए हैं और आम जनता को राहत देने का काम किया है। हमारे पिछले कार्यकाल में भी हमारी जो निःशुल्क दवा योजना थी वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुई थी। WHO तक ने हमारी तारीफ की थी। तो शिक्षा में आप देखिए किस तरीके के आम जनता को राहत देने वाले काम किए हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल हो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने भविष्य को संवार सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलकर हर व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करवा सके, क्योंकि आपने ये स्वयं ने महसूस किया होगा कि अंग्रेजी विद्यालयों की शिक्षा कितनी महंगी होती है, कितनी मोटी फीस वहाँ भरनी पड़ती है। उस चिंता से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। दूसरी मैंने बात की चिकित्सा की। अगर किसी के भी परिजन को गंभीर से गंभीर रोग भी हो जाए तो भी 25 लाख रुपए तक का इस हमारी चिरंजीवी बीमा योजना से उसका निःशुल्क किया जाएगा, निःशुल्क उसका इलाज किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति ने जो अपने प्रदेश की जनता को इन दोनों पहलुओं पे, इन दोनों विषयों पे पूरी तरह से चिंता मुक्त कर दे, मुझे लगता है कि हमारी ये दोनों जो विषय हैं, इनसे संबंधित योजनाएं हमारी मास्टर स्ट्रोक रहेंगी। उसके अलावा तो आप देखिए ओपीएस हमने किया, जो देश के किसी राज्य में लागू करने की हिम्मत अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों ने किया है प्रयास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात का मांग करते हैं, या जो कर्मचारी हैं हमारे वो भी मांग करते हैं कि जब राजस्थान लागू कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं हमारी। मैंने कहा ना कि हमारी 3-4 योजनाएं तो पूरी की पूरी गेम चेंजर योजनाएं हैं। कोई चुनौती है सरकार के सामने? सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4.5 वर्षों के शासनकाल में पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, क्योंकि मैं भी पिछले 22 और 23 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ, ऐसा माहौल कि प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं। प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार की वापसी चाहती है, और जब इतने सकारात्मक संकेत हमें मिल रहे हो तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। हम चुनौती कुछ नहीं मानते,
हमारा संगठन एकजुट है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएँगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार की वापसी होगी। एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, कहाँ से समझा जाए लोकेश जी, कहाँ से चुनाव मैदान में एक, क्योंकि उस बार चर्चा हुई थी बीकानेर को लेकर के, अब थोड़ी-सी चीज़ें और हुई, अब क्या समझा जाए? फाइनल क्या है आपका? देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा कि बीकानेर के लोग बहुत अच्छे हैं, बीकानेर में मुझे वहाँ के लोग बुलाते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं या मुझे वहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचता हूँ और बीकानेर की गलियों में मैं घूमा हूँ। लेकिन बार-बार इसी तरीके की बात करना कि मैं बीकानेर से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मैं तय नहीं कर सकता ना। इसका काम हमारे आलाकमान का है, केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश के जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका है और मुख्यमंत्री जी का है। मुझे जहाँ से आदेश देंगे, क्योंकि युवाओं को आगे लाने की बात हो रही है। मैं भी एक युवा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मेरी मंशा भी है कि मैं प्रदेश की सेवा करूँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में। तो मुझे जहाँ से अवसर दिया जाएगा, जहाँ से मौका दिया जाएगा, मैं चुनाव लड़ूँगा और विधानसभा में जाकर प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी कहा। तो जहाँ से भी मुझे अवसर देंगे, जहाँ भी मुझे मौका देंगे, प्रदेश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ लगातार मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि किसी भी एक जगह से अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूँ और जनता के बीच में उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री केवल लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने बता दिया है कि सरकार की 2 बड़ी योजनाएं शिक्षा और स्वास्थ्य मास्टर स्ट्रोक के रूप में राजस्थान में काम कर सकती हैं, और वही एक बड़ी वजह है जो सरकार के रिपीट होने की बात कही जा रही है। और इन्हीं दोनों योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी रिपीट होने वाली है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।